नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे हक की हुंकार और सड़क पर तकरार। दरअसल भारत में लंबे समय के बाद श्रमिक कानून को लेकर कोई हड़ताल हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसका कोई समाधान नहीं निकला तो ये रास्ते और आगे भी बढ़ सकते हैं। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि 10 ट्रेड यूनियन को पूरे देश भर में हड़ताल करने की नौबत आनी पड़ी, और वो अगर मामले सुलझते नहीं तो ये मसले आगे भी बढ़ सकते हैं। और ये खास बात है कि जब औद्योगिक क्षेत्र में शांति होती है, श्रमिक जगत में शांति होती है, तभी देश में उद्योग तरक्की करते हैं, तभी देश की आर्थिक स्थिति रफ्तार पकड़ती है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हक के हुंकार के लिए श्रमिक संगठन सड़कों पर उतरे। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर कर्मचारी संगठन और नेताओं की बातचीत क्या है, क्या बाइट है, पहले वो सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। किसानों की हड़ताल है। इसमें हमारी जो पूरे देशव्यापी जो मांग है हमारी, उसमें पहली मांग हमारी ये है कि मजदूरों के जो श्रम कानून खत्म कर दिए गए हैं, वो श्रम कानून जो आज़ादी से पहले मजदूरों को मिल चुके थे, उन श्रम कानूनों को इस मोदी सरकार ने खत्म करके मजदूरों को पूरी तरीके से पूंजीपतियों के निर्भर छोड़ दिया है और 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं कि जो किसान हैं, अभी जो भारत और अमेरिका का जो व्यापार समझौता हुआ है, इस व्यापार समझौते से जो आयात की जा रही है चीज़ें, जिससे भारत के करोड़ों किसानों पर विपरीत असर पड़ेगा और किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमारी मांग है कि यह समझौता रद्द किया जाए और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उसकी फसलों की खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मोदी सरकार नहीं मानेगी तो हम इससे भी बड़ा तेज आंदोलन करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने ये तीनों मजदूर विरोधी कानून 21 नवंबर 2025 को लागू कर दिए हैं, जो अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। इसी के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज 12 फरवरी को ये अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके तहत आज थराली में भी आंगनबाड़ी, ग्राम प्रहरी, आशा, भोजन माता और तमाम कामगार जो छोटे मोटे उद्योग धंधों में काम करने वाले सभी लोग C2 के बैनर तले यहाँ तहसील मुख्यालय में आए हैं। ये देशव्यापी हड़ताल है 12 फरवरी की। इसमें देश की जितनी भी यूनियंस हैं, 10 रजिस्टर्ड जो यूनियंस हैं, वो सारी आज हड़ताल पे रहेंगी। सबने लामबंद किया है। ये 4 जो लेबर कोड सरकार हम लोगों पे थोपने जा रही है, इनके जो दुष्प्रभाव हैं उनको देखते हुए हमारी संगठन जो है यूपी में सारे जो FMRAI से संबद्ध है, CITU से संबद्ध है, वो भी आज सारी जो हमारी 85 इकाइयाँ हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, वो सारी इकाइयों में आज हड़ताल रखी गई है। सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज हड़ताल पे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो ये 4 लेबर कोड गवर्नमेंट अभी इम्प्लीमेंट करने वाली है आने वाले 1 अप्रैल से, इनके दुष्प्रभावों को देखते हुए जो है ये हड़ताल ली गई है और मेमोरेंडम सबमिट किया गया है प्रधानमंत्री जी को, ताकि ये चारों लेबर कोड वापस हो सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश भर में जो हड़ताल थी उसमें एक सामान्य वो ये कि 4 लेबर कोड। दरअसल श्रमिक कानूनों की कमजोरी को लेकर स्थिति बनती कि जो कमज़ोर तबका है उसका शोषण होता है, और पूंजीवाद की हम बात करें तो शोषण के जरिए ज़्यादा आगे बढ़ते, चाहे भारत हो या पूरी दुनिया। लेकिन पूरी दुनिया में पूंजीवाद ही आगे बढ़ रहा है। चीन जैसा कम्युनिस्ट देश भी अब इसी रास्ते पर है। अलग बात है कि भारत में जो चीज़ें अभी नहीं बदली है उसमें स्थिति ऐसी है कि श्रमिक ज़्यादा कमज़ोर है और पूंजीवाद या सरकारी संस्थाएं या आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर है या जो चीज़ें हैं वो उनके हित सुरक्षित नहीं है। इस पर सरकार को ज़रूर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर औद्योगिक अशांति होगी तो फिर ये मानकर चला जाएगा कि देश की जो आर्थिक प्रगति की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ेगी, और दुनिया भर के लोग चाहते भी है कि भारत में श्रमिक असंतोष हो, औद्योगिक क्षेत्र में असंतोष हो, ताकि इसकी जो तेज़ रफ्तार है वो घटे। लेकिन इसके बीच में से सरकार और श्रमिक सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे 3 विशेष मेहमान। कॉलमिस्ट और लेबर कोड के एक्सपर्ट एडवोकेट हमारे साथ हैं GK छिब्बर जी। छिब्बर जी, आपका बहुत स्वागत है। श्रमिक संगठनों के वरिष्ठ नेता JP दुबे जी हमारे साथ हैं। दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। और IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं। योगीराज जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं पहले थर्ड एम्पायर से कर लूँ। योगीराज जी आपसे, फिर
कानून क्या कहता है शिवपर जी से जानेंगे, और असल में ग्राउंड जीरो पर क्या दिक्कत है ये दुबे जी से जानेंगे। आपकी राय, इस तरह की हड़ताल को आप कैसे देखते हैं? सरकार आपको कहाँ रॉन्ग साइड दिखती है और कहाँ इसमें लगता है कि सुधार की जरूरत है और कहाँ इसमें शांति की जरूरत है? आपकी राय। देखिए राघवन जी, श्रमिक संगठनों की अपनी जो मांगे हैं बड़ी जायज़ मांगे हैं कई तो उसमें, और सरकार को भी जब एमएसएमई पर ज़्यादा फोकस सरकार कर रही है, पूरा बजट उस पर फोकस कर रही है, सरकार चाहती है कि छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे संस्थान, छोटे छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ें, तो उसको अनुकूल फिर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अभी जो 4 जो श्रम संहिताएँ जो लागू की हैं उसका व्यापक विरोध है, और मूल बात यही है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉइयों को एक एम्प्लॉय फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आप अपने कल कारखानों में दें। ये एक बड़ी डिमांड बहुत पहले से चली आ रही है। वेजेस का बड़ा मुद्दा रहता है श्रमिकों की तरफ से, वो जितना काम उनसे लिया जाता है उतना वेतन नहीं दिया जाता। अब आप देखिए, पहले काम के घंटे 6 थे, फिर 8 हुए, और अब 12 घंटे की 12 घंटे की बात चल पड़ी। तो आप आखिर मानव श्रम का कितना दुरुपयोग करेंगे आप? उनको भी आखिर सांस चाहिए जीने के लिए। पहले 3 शिफ्ट की बात होती है, आजकल 2 पालियों की बात होने लगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए, और जो लेबर फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि इसमें मैंने बहुत सारे जो संगठन इसमें जो इंक्लूड हुए, उसमें इन श्रम संहिताओं के अलावा बिजली को लेकर बड़ी मांग है कि साहब सरकार जो है बिजली का निजीकरण करना जा रही है। एक बीज विधेयक को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। अभी जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर बात हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि सारा एक साथ इतने सारे लोग किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर हैं या अलग अलग चीज़ों को लेकर हैं। तो इस बात में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। और इन सब के बीच मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि यदि सरकार को, जो आप बात करते हैं कि हमने हमारी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो हमारी देश है जो उस तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें यदि आप ये छोटे एमएसएमई को यदि एम्प्लॉय फ्रेंडली आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आगे जाके इसका नुकसान होगा और सरकार को इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनना चाहते हैं, जैसा कि मोदी जी का लक्ष्य है, तो आपको श्रमिक संहिताओं पर श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक, दुबे जी, बहुत सारी बातें हैं। सरकार अगर रॉन्ग साइड नहीं होती तो 10 संगठन इकट्ठे नहीं होते, और इकट्ठे होते भी तो वो इतने ज़्यादा असरदार नहीं दिखते, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार कोई इकट्ठे हुए होंगे। इसके पहले भी कई कोशिशें हुई 10 साल में, 15 सालों में, लेकिन हड़ताल नहीं हो पाई इतनी जितनी आज दिख रही है। सवाल ये कि सरकार जहाँ गलत है वो सुधारे अपने आप को, और जहाँ श्रमिक लोग गलत हैं वो अपने आप को सुधारे। श्रमिक से मेरा मतलब मजदूर और उन लोगों से नहीं है जो ऑफिस में बैठ कर काम करते हैं। हम कई बार थोड़ा हंसी मजाक में भी कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में, हम बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, बैंक पर हम बाद में बात करेंगे, सरकारी दफ्तरों में होता यह है कि काम नहीं करने का वेतन लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। तो वहाँ उनको भी सुधारने की ज़रूरत है। सरकार से तो सब चाहते हैं कि सब मिले, लेकिन जिस जनता के लिए आप बैठे दफ्तरों में उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो सरकार भी सुधरे और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अपना वर्क कल्चर सुधारें, तब जनता का समर्थन आपको मिलेगा और तब आप जनता के बीच में हीरो बनेंगे। नहीं तो फिर विलन की स्थिति हो जाएगी, और हमें लगता है कि श्रमिकों की स्थिति विलन की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर कोई भी देश नहीं चल सकता। अकेला भारत नहीं, देश तो छोड़िए, घर नहीं चल सकते। अगर घरों में भी श्रमिक हड़ताल कर दें तो मुझे लगता है कि वहाँ भी रोटी पानी की दिक्कत हो जाएगी। आपकी बात मैंने बॉटम से शुरू की है, आप इसको शिखर तक ले जाएं। बहुत अच्छी बात की, और आपने स्वयं ही कहा है कि श्रमिकों की बात जहाँ तक है तो श्रमिक सिर्फ खेत में काम करने वाला श्रमिक नहीं है, कारखाने में काम करने वाला श्रमिक नहीं है, ऑफिस में काम करने वाला वो भी श्रमिक है, चाहे वो मानसिक श्रमिक है। बैंक में काम करने वाला भी एक श्रमिक ही होता है। आप लोग बैठे हैं, आप भी एक श्रमिक हैं। श्रमिक की श्रेणी में सभी लोग आ जाते हैं, और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो, यही हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है। और जहाँ तक आपने बात की है कि जो लोग फोकट का वेतन लेते हैं, काम नहीं करते हैं, और वो तो बहुत गलत बात है। हम हमेशा संगठन के रूप में हमेशा हमारे साथियों को हमेशा बोलते हैं कि आप मन लगाकर काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, और जितने आपको तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा के आप उत्पादन करके दीजिए। और ये बात बिल्कुल सही भी है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो श्रमिक एक कारखाने में काम करता है वो पहले 2 घंटे में उतना उपार्जन कर देता है
जितना वो दिन भर का उसको वेतन मिलता है, तो पहले 2 घंटे में करके दे देता है। बाकी के जो 8 घंटे का वेतन है, वो उत्पादन है, वो उसकी जो लाभ है वो पूंजीपति या कारखाने के मालिक के पास जाता है। तो ऐसे करके अनेकों श्रमिकों का पैसा उसके पास इकट्ठा होता है। तो पूंजीपति या कारखाने का जो मालिक है वो उसका धन प्रचुर मात्रा में बढ़ता जाता है, ऊपर तक जाता है, और गर्मिक श्रमिक जो है वो वहीं, उसकी स्थिति वहीं के वहीं रहती है, बल्कि और ख़राब हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। शिक्षा के आप देख लें कि देश में शिक्षा के क्या हाल हैं, स्कूलों के क्या हाल हैं, सरकारी स्कूलों के क्या हाल हैं। तो शिक्षा एक आवश्यक चीज़ है, जो मजदूर है उसके बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिले, मुफ्त में शिक्षा मिले, हमारी तो ये मांग रहती है। बिल्कुल। और हमारी ये मांग रहती है कि चिकित्सा, जो एक हर आदमी का अधिकार होना चाहिए कि उसको अच्छी चिकित्सा उपलब्ध हो। पर आज देखते हैं कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से निजी संस्थाएं या निजी पूंजीपतियों ने अपने तमाम मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं, तमाम मेडिकल हॉस्पिटल खोल रखे हैं, और उनमें इतना महंगा उपचार है कि एक आम आदमी, आम मजदूर, आम किसान वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे, इसलिए हम हमेशा काम करते हैं। जो और सरकार है, केंद्र सरकार हमेशा उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का ही साथ देती नजर आ रही है। आप देखें कि 2020 में ये आचार संहिता लागू की गई थी, 4 आचार संहिता को, जो श्रम आचार संहिता जिनको हम कह रहे हैं, जबकि आज़ादी से पहले श्रमिकों के हित में कानून बने हैं, और 1946 में भी उनमें सुधार हुआ है। अभी अगर वो कोई सुधार करना चाह रहे थे तो क्यों नहीं उस पर चर्चा की गई, क्यों नहीं उसको संसद के ऊपर पटल पे रख करके व्यापक चर्चा की गई, जनता के साथ, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, जो श्रम संगठनों के नेता हैं उनके साथ चर्चा करके एक ऐसा रास्ता बनाते जिससे कि देश का विकास होता और आगे बढ़ते हर आदमी का विकास होता। आज की तारीख में हम देख रहे हैं ये इन श्रम संहिताओं के माध्यम से पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अडानी, अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज हायर एंड फायर आप देखें कि सरकार जिस मॉडल पे काम कर रही है, चाहे वो हम देखें कि केंद्र सरकार में जो हमारी सेना है उसमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को लिया जा रहा है, अग्निवीर के नाम से उनको नियुक्तियां दी जा रही हैं। 4 साल के बाद उनका क्या होगा, जिनको बाहर कर दिया जाएगा, वो आज स्थिति आपके सामने है। जो किसान का बेटा है, श्रमिक का बेटा है, जो सेना में भर्ती हो रहा है, तैयारी कर रहा है, 5 साल 4 साल के बाद वो सड़क पे आ जाएगा। ऐसी तरह से हम देख रहे हैं कि 10-10, 12-12, 15-15 साल लोग डेली वेजेस के ऊपर है, दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। उनके लिए कौन लड़ेगा, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? हमारी ये मांग है कि उनको जीवन का अच्छा, उनको जीने का अधिकार मिले, उनका जीवन स्तर ऊपर हो समाज में, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से लालन पालन कर सकें, अच्छा स्वास्थ्य दे सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें, उनका जीवन स्तर हो, हर आदमी को आगे बढ़ने का। मैं लौटता हूँ आपके पास दूसरे दौर की बातचीत में। ये तो सब चाहते हैं कि सब चीजें ठीक हो, लेकिन दुनिया बदल रही है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले की दुनिया अलग थी। समाजवाद था, कम्युनिज्म था, दुनिया भर में कम्युनिस्ट, और आप देखिए कि सब जगह यही सब चलता था, लाल सलाम की बात होती थी। लेकिन दुनिया ने जो तरक्की का रास्ता जब हुआ तब हुआ वो आर्थिक बदलाव के बाद, जब पीवी नरसिम्हा राव आए और दुनिया में सब चीज़ें बदली, तो हमको हकीकत पर आना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और ऐसा नहीं है कि कोई देश में बहुत मारामारी हो रही है, जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन औद्योगिक अशांति हो इसकी कोशिश है देश के भीतर और देश के बाहर की ताकतें भारत में चाहती, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों से भारत के भीतर विदेशी जो निवेशक है वो आ रहे हैं। अगर यहाँ औद्योगिक शांति नहीं रहेगी तो निवेशक आना बंद हो जाएंगे, फिर जितनी भी हमको रोजगार मिल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम रोटियों के लिए संघर्ष करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं वेतनमान की, सुविधा की बात नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास, वो भी आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भी इसका हिस्सा है। वो भी इसका हिस्सा है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जो आउटसोर्स की जा रही है, वहाँ भी वेतनमान की बात होगी। लेकिन ये भी चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देश में अशांति होगी तो फिर आपके पास निवेशक नहीं आएगा, रोटियों के लिए हम मोहताज होंगे। ये स्थिति भी, क्योंकि सब लोग लिखे पढ़े समझदार हैं, नहीं आना। हम श्रमिकों की बात नहीं कर रहे जो खेत में काम करता है। छिब्बर जी, सारा मामला ऐसा नहीं कि अभी 15-20 साल में गड़बड़ हो रहा हो। देश और दुनिया की हम अगर तुलना करेंगे तो भारत की स्थिति आज भी दुनिया के बाकी मुल्कों से बेहतर है।
मैं तो ये बोलूँगा कि यूएस जैसा देश जो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, वहाँ के भी हालात जो हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। कई लोग ऐसे जो वहाँ रहते हैं जिनसे हमारे संपर्क में बताते हैं कि वहाँ महंगाई बढ़ रही है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये हालात पूरे दुनिया में है। और एक और मैं बात जोड़ूंगा इसमें कि कोई भी सरकार है नौकरी नहीं दे सकती। सरकार के अपने सीमित साधन है, नौकरी तो उद्योग ही देगा। और उद्योग में क्या बेहतर हो सकता है उस पर बात करेंगे। जो नारायण मूर्ति ने कहा था कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको काम के घंटे बढ़ाने होंगे। अगर आप काम के घंटे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप सिर्फ दाल रोटी खा सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। भारत के लोग देश के भीतर भी मेहनत कर रहे हैं हाड़ तोड़, और देश के बाहर हिंदुस्तान के जब लोग जाते हैं, चाहे वो हमारे इंजीनियर जाते हो, डॉक्टर जाते हो, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। इसीलिए दुनिया में हिंदुस्तानियों की इस मामले में इज्जत ज़्यादा है। आपकी राय, कानून जो गड़बड़ है वो बदलने चाहिए और हर हाल में बदलने चाहिए। आपकी टिप्पणी। सबसे पहले तो मैं बड़े जिम्मेदार से ये बात कहूँगा कि जो अभी ये मैंने जो उसमें देखा कुछ नेता जी कि सब कानून बदल दिए हैं और मोदी सरकार वगैरह है, मतलब ये एक्चुअल में ट्रेड यूनियन थोड़ी एजुकेशन करनी है। जो 29 कानून थे, 29 कानून को उठा के 4 में कर दिया है। कानून पहले वाला ही है, पहले वाला ही कानून है, कानून को बदला नहीं है। और उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं जो भी मजदूरों के लिए बेनिफिशियरी है। जैसे पहले था नियत अवधि का क्या होता है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, उस पर कोई वेजेस फिक्स नहीं थी। अब फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट में आपको वही वेतन देना पड़ेगा जो परमानेंट कर्मचारी को देना पड़ता है। और जो फिक्स टर्म में जिसको रखेंगे उसको 1 साल में रखेंगे, 2 साल में रखेंगे, निकालोगे तो उसको ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। तो जितने भी जो प्रावधान जोड़े हैं वो सब बेनिफिशियरी जोड़े हैं। अब कोई भी जितने मेरे, क्योंकि मैं तो खुद जुड़ा हूँ 45 साल से, सारे ट्रेड में जुड़ा हूँ, कोई भी ट्रेड यूनियन ये बताने को तैयार नहीं कि उसमें खामी क्या है। सब कानून अंग्रेजों के थे वो थे, अब बदल दिए। इसके जो नए प्रावधान है अब उसमें बहुत समय है, क्योंकि 4 कोड है अलग अलग, उसमें काफ़ी उसका पेश कर चुका हूँ जी। इसमें सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाली जो बात है कि कॉन्ट्रैक्ट ये जो नियत अवधि का जो एम्प्लॉयमेंट है जी, वो नहीं होना चाहिए। एक ऐसी डिमांड होना चाहिए, या ट्रेड यूनियन के जो राइट्स थोड़ा बहुत कम है कि 51% हो तो यूनियन बनाएंगे, कितने % हो तो ऐसे जो लिमिटेड बात करना चाहिए। और अभी और ये कानून बने थे 2020 में, उसके पहले इसके बारे में 6 मीटिंग हो चुकी थी। इसके बाद में अभी लागू होने के बाद में भी 2 मीटिंग एक शिमला में, दिल्ली में हुई थी। सारे स्टेक होल्डर को बुलाया गया था। तो कानून जो बने उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो ऐसा नहीं कि ऐसे सरकार ने चेंज कर दिए। एक तो हमारी जो ट्रेड यूनियन वो शिक्षित नहीं है, वो क्या चेंज हो रहा है उस पर नहीं जाती हैं, वो पूरे कानून पे चली जाती हैं। तो उनको डिमांड ये उठानी चाहिए कि जो 25 लेबर कोड है मध्य प्रदेश की वो समाप्त हो रही है। 4 ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, 4 ट्रिब्यूनल क्यों बन रहे हैं? सारी स्टेट का जो मजदूर कहाँ जाएंगे, दिल्ली भोपाल में या इंदौर में केस लगाने जाएंगे। जो वेतन के मामले आप लेबर ऑफिस सुनेगा, वो कोर्ट नहीं सुनेगी। तो स्पेसिफिक उनको डिमांड वो करना चाहिए। और जब इस तरह की जब डिमांड करेंगे, हम एडवोकेट लोग तो करते हैं तो सरकार सुनती भी है, लेकिन जो काम ट्रेड यूनियन करना है वो करती नहीं है। और जो ट्रेड यूनियन के जितने भी लीडर हैं, पिछले मतलब 25 साल से मैंने भोपाल में कोई स्ट्राइक नहीं देखी। मैंने बोले साहब हमारा हड़ताल क्या था, अधिकार छीन लिया, तुम करते ही हड़ताल कहाँ हो। जितने भी ट्रेड यूनियन है सब साइलेंट रहती हैं। बीच जैसे में अभी कितने 4 या 5 हज़ार, 5 हज़ार में 2,500 एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो 14 यूनियन है। एक यूनियन में 500-700 आदमी, अगर सबको काउंट करो तो वो संख्या ज़्यादा होते हैं। तो ये ट्रेड यूनियन जो राइट्स नहीं है। और जहाँ तक कानून में मिनिमम वेज को भी वो संशोधित किया गया है, न्यूनतम वेतन में जो बेसिक वेतन 50% कर दिया गया है। ESI के प्रावधान पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है, जिससे इनका इलाज हो। तो काफ़ी ऐसे प्रावधान है जो बेनिफिशियरी है। कुछ जो है उनको डिमांड ये करना चाहिए कि सब जो 300 एम्प्लॉई के छटने का जो प्रावधान दे दिया गया है वो गलत है, ये हायर फायर में होगा। हालांकि अभी 100 का जो प्रावधान था तब भी इतने हायर फायर के केस नहीं हुए। छिब्बर जी, आप तो श्रमिक संगठनों के मुकदमे लड़ते हैं अदालतों में, लेकिन एक बात जरूर है कि जो श्रमिकों के मामले होते हैं उसमें प्रशासन की भी जो नीयत होती है वो श्रमिकों के पक्ष में, कानून भले ही हो लेकिन श्रमिकों के पक्ष में कम होती है। जो पूंजीपति होती है, जो नियुक्त होता है, उसके पक्ष में ज़्यादा होती है। फैसला श्रमिक के पक्ष में आता है, इसके बाद भी उसके पालन में, उसके अनुपालन में बहुत देर होती है। और उसके चलते जो श्रमिक होता है, श्रमिक जैसे दुबे जी कहते हैं कि श्रमिक सब हैं, हम भी श्रमिक हैं, श्रमजीवी पत्रकार संगठन होते हैं। श्रमिकों के पक्ष में वो कागज़ पर तो है, प्रैक्टिकली नहीं है वो। और हम इसी पर बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली होना चाहिए। लेकिन योगी राज जी, होता यह है कि जब
कोई एक आदमी गलती करता है तो फिर जब उसकी सड़क पर मान लो पिटाई हो रही है तो फिर रास्ते चलते आदमी भी उसमें 2-4 हाथ खींच देते हैं। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसमें गलतियां होंगी, लेकिन आप देखिए कि वो संगठन भी आगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं लगता है। अब 27 लाख बिजली संघ के जो कर्मचारी है उनका एक अलग मामला है, लेकिन हड़ताल चूंकि देश में लंबे समय से, मैंने दुबे जी आपसे भी पूछूंगा, मैं समय कम बचेगा जी, दुनिया के बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि भारत के भीतर हड़ताल हो, वो भ्रम फैलाकर हो, उस सच्ची बात को झूठ कहकर हो। जैसे एक कहावत है कि कौवा कान ले गया, तो बस कौवा कान ले गया, कोई देख ही नहीं रहा कान से हाथ लगे कि कान गया कि है। तो कई चीज़ ऐसी है, आप देखिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के हिस्से हैं भारत के भीतर इस तरह की हड़तालों को हवा देना। जो चीज़ें दिक्कत में है, मैंने पहले कहा कि सरकार को माननी ही चाहिए, हर हाल में माननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हड़ताल करके हम देश में एक जो वातावरण है उसको बिगाड़े। आपकी छोटी सी टिप्पणी योगी राज जी, फिर मैं दुबे जी के पास आऊँगा। नहीं, मैंने पहले दौर में ही कहा था कि ये जो विभिन्न संगठन, अब जैसे बीज विधेयक का विरोध हो रहा है, अब बीज से क्या डायरेक्ट संबंध है? नहीं, वो बिजली तो को लेके देश में माहौल बनाने की कोशिश हो रही मैं है, वही कह रहा हूँ कि माहौल बन जाए बस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक अलग एंगल चला जाता है। फिर वो इस सब में महत्वपूर्ण ये है कि आप जो श्रम संहिताओं की जो बात करते हैं, आप देखिए किसी भी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो ये जो 4 श्रम संहिताएं बनी है उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे। मैं तो दूसरी बात करता हूँ प्रैक्टिकली, जो संगठन के लोग हड़ताल कर रहे हैं, अगर वो कोई अपना संस्थान खोलें, कोई फर्म खोलेंगे, तो जितना वो काम अभी कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो अपने संस्थान में अपने सबॉर्डिनेट से उनसे ज़्यादा काम कराएंगे जो अभी कराया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको आगे जाना है तो जैसा आपने कहा दुबे जी की 2 घंटे में वो अपना काम कर देता है श्रमिक, लेकिन उसके बाद वो जो काम करता है वो लाभ के लिए। मैं लौटूंगा, मैंने आपका जिक्र किया, जल्दी से बात खत्म करें क्योंकि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। योगीराज जी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप यदि विश्व शक्ति, आर्थिक शक्ति बनने की आप बात करते हैं तो आपको एम्प्लॉय फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा आपको श्रम संस्थानों में। बिल्कुल, भारत में तो ये एटमॉस्फेयर है, तभी तो अभी तक शांति है। लेकिन अब कोरोना काल के बाद से, चाइना और यूएस के विवाद के बाद से बहुत सारे निवेशक भारत में आना चाहते हैं। अब इनको रोकने के 2 तरीके, या तो यहाँ इतनी हड़तालें करा दी जाए कि लोग डर जाएं, इतना असंतोष पैदा कर दिया जाए कि कौवा कान लेके जा रहा है, यहाँ तो आप इधर आइए ही मत, या फिर आप ये कहिए कि ये हालात ठीक है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि वो इस तरह से अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और सरकार दूर नहीं करेगी तो फिर वो सब इकट्ठे होंगे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी दुबे जी राय। देखिए, जहाँ तक वकील साहब ने कहा है कि अभी तक उन्होंने हड़तालें नहीं देखी हैं, आज ही हड़ताल हुई है। और मैं बैंक की बात करूं तो 1991 के बाद से लगभग 55 हड़तालें हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अपनी सेवा तनख्वाह कटवा के हड़ताल करते हैं। और हड़ताल करने का हमारा शौक नहीं है जी। हड़ताल हमें करने में कोई मज़ा नहीं आता है और इसमें कोई विदेशी ताकतों का हाथ भी नहीं होता है। राघवेंद्र जी, मैं बताऊं आपको, हड़ताल मजबूरी में करना होती है और हड़ताल करके हम सिर्फ अपना एक अधिकार है, हम केंद्र सरकार के लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रकट करते हैं। जहां तक बात है विदेशी जो निवेशक हैं भारत में आना चाहते हैं, तो उनका पहले तो आप इसको पर्सनल मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक के कर्मचारी अधिकारी विदेशी ताकतों के हाथ में, देश के भीतर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। विदेशी ताकतें, जो हमारे श्रमिक लोग हैं उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उनका, और ना विदेशी ताकतों की वजह से हम लोग हड़ताल पे जाते हैं, इसमें कोई संबंध नहीं है। हाँ, उनका जो अगर निवेश करने यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है, आए, बहुत अच्छी बात है, पर निवेश इस चीज़ में करें जिससे हमारा लोगों को मदद मिले, ऊपर उनका जीवन स्तर उठने में। हमारी ये हमेशा कोशिश रही। अगर वो आके यहाँ की ज़मीनें खरीद लें तो यहाँ का जो किसान है वो उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी चिंता हम उसका विरोध कर। किसान की चिंता किसान कर लेगा। नहीं, असल में क्या हो रहा है कि हम सबकी ठेकेदारी कर रहे हैं। नहीं, सबकी ठेकेदारी 10 संगठन है इसमें। आज की हड़ताल में 10 संगठन है। देखिए, मैं पत्रकार भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, मुझे पता है कि किसान की क्या दिक्कत है, वास्तविक है, और कितनी दिक्कत है, वास्तविक नहीं है। अब वो किसान ने जो आंदोलन किया था पंजाब और हरियाणा उदाहरण के लिए दिया मैंने, हरियाणा बॉर्डर पर, मैं उस पर फिर किसी दिन बहस करेंगे। लेकिन कोई आपके देश में पैसा लगाने क्यों आएगा? अगर आप हड़ताल करेंगे तो वो नहीं आएगा। नहीं, पैसा हड़ताल पैसा लगाने के लिए दुनिया यही चाहती है कि भारत में निवेश की स्थितियां जो बड़ी पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाए, और सरकार की भी इसमें गलती है, और ऐसे में माहौल बिगड़ता है। मुझे लगता है कि समय की समाप्ति है, या श्रम सस्ता है इसलिए दुनिया यहाँ आना तभी तो आएंगे। हाँ, आप देखिए, अगर स्वागत है, हम लोग तो काम करने को तैयार है। महंगे हो जाएंगे तो कौन आएगा यहाँ? फिर अमेरिका में लोग काम करेंगे। हमेशा तैयार है, सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर तैयार। आज तक हमने कोई हड़ताल ऐसी नहीं देखी कि काम करो हड़ताल।
नहीं, जबकि ऐसा भी दफ्तरों में हमने ऐसा भी किया, वर्क टू वो रोल कर हड़ताल की। अपवाद स्वरूप एक आध बार होगा। अगर ऐसा है तो इसको बढ़ाइए, क्योंकि जनता में आप हीरो बने, हम सब हीरो बने। वो तभी होगा जब हम काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। सरकार को चाहिए कि वो जो उनकी व्यवहारिक दिक्कतें उसको दूर करे, और नहीं तो सरकार के सारे अच्छे कामों पर एक गलत काम पानी फिर देगा। बिल्कुल सही बात। तो इस पर समझने की जरूरत है और समन्वय से काम करने की जरूरत है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। दुबे जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका साधुवाद, और छिब्बर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND24।